वाइटल एक्टिविटीज होती है। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो लिविंग रहने के लिए एसेंशियल है। बात समझ गए? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में 2 एक्टिविटीज आती है, एक आती है कैटाबॉलिक और दूसरी आती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और दूसरी आती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन और एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। बात समझ गए? कैटा का मतलब ब्रेक डाउन और एना का मतलब फॉर्मेशन। इतनी बात समझ गए? उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कैटाबॉलिक केवल एक ही प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कैटाबॉलिक में, ये फॉर्मेशन की प्रोसेस, ये ब्रेक डाउन की होती है, ब्रेक डाउन की, और ये होती है हम लोगों की फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव केवल एक ही स्टेज होती है हम लोगों की, वो होती है हम लोगों की फोटोसिंथेसिस। वो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। और वो केवल प्लांट्स परफॉर्म करता है, प्लांट परफॉर्म करता है। बाकी रेस्पिरेशन जितनी भी प्रोसेस है वो सब कैटाबॉलिक होती है। जितनी भी प्रोसेस है सब कैटाबॉलिक होती है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है बेटा डिस्ट्रक्टिव। ह्यूमन का नेचर कैसा है? डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है ह्यूमन का। तो इन्होंने क्या बोला कि जिन लोगों के पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सब हम लोगों की लिविंग एक्टिविटी होती है। उसमें यहाँ पे कंडीशन क्या है? सबसे पहले ग्रोथ करेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। लोकोमोट करेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो। मूवमेंट करेगा, प्लांट करेगा, एनिमल करेगा। लोकोमोशन प्लांट नहीं करेगा। प्लांट में लोकोमोशन एब्सेंट होता है, प्लांट में लोकोमोशन एब्सेंट होता है। बात समझ गए? रेस्पायर करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। बात समझ गए? और रिप्रोडक्शन करेगा। हालांकि रिप्रोडक्शन एक वाइटल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म का एक सिंपल सा करेक्टर है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? हाँ। परी देखो, हम लोगों को ग्रोथ करना है। ग्रोथ में कंडीशन क्या है कि माइटोटिकली डिवाइड करना है, लोकोमोशन करना है यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, मूवमेंट करना है यानी हम लोगों को बेंड करना है अपनी बॉडी को, रेस्पायर करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है, एक्सक्रीट करना है तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना है, रिप्रोडक्शन करना है तो हम लोगों को जनरेशन इंक्रीज करना और वेरिएशन को ऑब्टेन करना है। इतनी बात समझ गए? फिर आते हैं हम लोग कि इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमको क्लासिफाइड करना चाहिए, क्लासिफाइड करना चाहिए। ये लिखा हुआ तो है ही ना बेटा? इसको लिखोगे परी? हाँ मैम। उदाहरण हो रही, नोट करोगे ना? हाँ करिए, नोट करिए। सुनती रहना। हो गया बेटा? हो गया। हो गया? हाँ। अच्छा, अब देखिए हम लोग, हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। मतलब किसी भी चीज को क्या करेंगे? क्लासिफाइड करना होगा बेटा।
अगर हमको किसी चीज को पढ़ना है तो उसको क्लासिफाइड करना बहुत इसेंशियल है। अगर हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो उसको क्लासिफाइड करना बहुत इसेंशियल है। तो लिविंग वर्ड में दिया गया क्लासिफिकेशन। तो बताया क्या गया कि क्लासिफिकेशन में जिस जिस ब्रांच की स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है वो किस ब्रांच में करते हैं, यानी अब हम लिखते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ classification is known as taxonomy। taxonomy बात समझ गए। अब हम देखते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस बात समझ गए। उसके बाद जरा देखो यहाँ पर जो ये टैक्सोनॉमी दिया गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन classification based on classification based on similarity and dissimilarity, based on similarities and dissimilarity। बात समझ गए। similarities and dissimilarity कितनी बात में कोई प्रॉब्लम है? dissimilarity कितनी बात में कोई प्रॉब्लम है? अगर हम किसी भी चीज को बेटा क्लासिफाई करेंगे तो अगर सिमिलर कैरेक्टर हो तो सेम क्लास, डिसिमिलर कैरेक्टर हो तो डिफरेंट क्लास, उसी के बेसिस पे हम फाइलम को भी रखते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे क्या कि जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने कैरोलस लीनियस जो थे इन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके टू नेम्स होने चाहिए। एक नेम होना चाहिए कॉमन नेम और सेकेंड नेम होना चाहिए साइंटिफिक नेम। ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम हर 100 मीटर की डिस्टेंस पे चेंज हो जाता है। हम किसी चीज को यहाँ पर कुछ और कहते हैं, आप उसी चीज को एमबीडी में कुछ और कहते हैं। बस समझ गए। तो कॉमन नेम अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उससे किसी भी चीज को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। बस समझ गए। अगर हम बीएनएस में रहते हैं तो आप कुछ और कहते हैं, आप एमबीडी में रहते हैं कुछ और कहते हैं, कोई केएनपी में रहता है तो वहां कुछ और कहता है। तो अब कंडीशन क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम जो चेंज होते रहते हैं, साइंटिफिक नेम एक ही रहता है। तो कॉमन नेम में जैसे हम लोग लौकी है तो उसको लौकी को कुछ लोग घिया बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, तो हम फिर किसी भी चीज की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसके बेसिस पे इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया कि आप लोग कॉमनली किसी भी चीज को कैसे भी जानेंगे लेकिन साइंटिफिकली एक ही तरीके से जानेंगे। साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं, पहला होता है हमारा जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। बस समझ गए, पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। तो जीनस में क्या बोलते हैं बेटा, जीनस का जो पहला लेटर होता है उसको लिखते हैं कैपिटल से, जैसे मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। और इसके बाद स्पीसीज जो होती है वो होती है इंडिका, इंडिका। हनी बी की जैसे एपिस, उसके बाद स्पीसीज होती है इंडिका। बस में क्या, तो जीनस का पहला लेटर हम लोग कैपिटल लिखेंगे और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरी होगी उसमें कौन कौन आएगा, एक आएगा किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बात समझ गए। ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम। बात इतनी क्लियर हो गई, बात इतनी क्लियर हो गई। हाँ मैम। क्या बेटा, अब जरा देखो हाँ मैम। ग्रुप ऑफ स्पीसीज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया स्पीसीज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था जॉन रे ने। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज proposed by जॉन रे।
जॉन रे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चैप्टर हम लोग का एंड हो गया, बहुत सिंपल सा और छोटा चैप्टर है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आ जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है ना परी। इसमें जो बोटेनिकल नेम हमने कल लिख पाए थे और जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप लोगों के बोटेनिकल नेम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो सारे बोटेनिकल नेम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ये नाम इसका दिया हुआ बोटेनिकल नेम, इसमें इटैलिक में दिया हुआ सही क्या है, इंडिका कैपिटल से लिख देंगे या स्मॉल से लिख देंगे, तो नेम याद होगा तभी लिख पाओगे। या बोल देंगे कि इनके बोटेनिकल नेम लिखिए, तो बोटेनिकल नेम याद रख लेना, आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम लर्न कर लेना। ठीक है। ठीक है, हाँ हो गया। हाँ मैम। ये पूरा कर लिया, इसको रब कर दें। हाँ मैम। इस चैप्टर के नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं ना? हाँ मैम। ठीक, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन सा चैप्टर है? 5th? नहीं नहीं, सेकंड चैप्टर है, इसके बाद लिविंग वर्ल्ड के बाद सेकंड चैप्टर हम लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अच्छा, बात समझ गए? यूनिट वन एनिमल निपट किंगडम जाएगी। हम लोग, हाँ यूनिट 1 निपट जाएगी हम लोग की। एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ मैम। एनिमल किंगडम में कोई डाउट है? नहीं मैम, अभी वो याद करना शुरू नहीं करा, अभी प्लांट किंगडम चल रहा है। हाँ, उसको एनिमल किंगडम को अच्छे से तैयार कर लो, और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लो। आज हम लोग का ठीक चैप्टर है। स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या दिया गया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था आर.एच. विटेकर, जिनका नेम था आर.एच. विटेकर, और इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन लोगों ने फंजाई को सेपरेट कर दिया था, फंजाई को सेपरेट कर दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बस समझ गए? आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर जो थे, इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया करके दे दिया था क्लासिफिकेशन। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में एक डाउट आ गया था कि अगर एल्गी है तो उसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, ब्रायो है तो किस ग्रुप में रखा जाएगा। बात समझ गए? तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, एक फाइलोजेनेटिक आया, एक टैक्सोनॉमिकल आया, एक इवोल्यूशनरी के बेसिस पे है, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी के बेसिस पे, नेचुरल सिस्टम नेचुरल कैरेक्टर के बेसिस पे। तो जो सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ। क्यों? क्योंकि फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशनरी का सीक्वेंस देखा गया था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो जा रहा है उसको हम एक सिस्टम से रखते जाएंगे। ये सारा होने के बाद हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोगों को बैक्टीरिया पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है, यानी बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा, मोनेरा। बात समझ गए? फंजाई पढ़ना है, सॉरी प्रोटिस्टा पढ़ना है, प्रोटिस्टा में कौन आ जाएगा, अमीबा। ठीक है, फिर हम लोग को फंजाई पढ़ना है यानी माइकोटा, माइकोटा। फिर हम लोगों को वायरस पढ़ना है, इसमें वायरस पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटिस्टा में प्रोटो जो है यानी ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स आएंगे, ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स आएंगे हमारे प्रोटिस्टा में जो कि कैसे होंगे, जो प्रिमिटिव तो है बट प्रोकैरियोटिक नहीं है। फंजाई में माइकोटा, फिर यहाँ पर प्लांटी पढ़ना है हम लोगों को, प्लांटी, और फिर पढ़ना है एनिमेलिया, फिर पढ़ना है एनिमेलिया। ठीक है, तो हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स तो पढ़ चुके हैं, जो जनरल कैरेक्टर होंगे उसमें प्लांट्स और एनिमल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना क्या होगा, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, ये पढ़ना है। प्लांट्स और एनिमल तो पढ़ ही चुके हैं ना, क्यों बेटा? ठीक, तो आज हम लोग का टॉपिक है जो
सबसे छोटा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है वायरस। ठीक, सबसे छोटा टॉपिक हमने उठाया जिसका नाम है वायरस। और देखो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ को बोलते हैं। प्रोटोजोआ हम लोग फाइलम में पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ हमने पढ़ाया था ना, पहला जो फाइलम पढ़ाया था वो प्रोटोजोआ पढ़ाया था ना। एनिमल किंगडम याद है कि नहीं? मैम पहला जो फाइलम था वो प्रोटोजोआ था, देख लेना एक बार ध्यान से। तो अब हम लोग वायरस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें वायरस वर्ड किसने कॉइन किया। वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। इवानोवस्की, बात समझ गए? इवानोवस्की, वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। किस वर्ड से लिया गया? वायरस लिया गया विरियन से। और विरियन जो होता है उसका मीनिंग होता है पॉइजनस। उसका मीनिंग क्या होता है? पॉइजनस। ठीक, यानी ये ऐसा पॉइजन है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की, विरियन से लिया गया है, दैट मींस पॉइजनस। और स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड है, दैट इज नोन एज डिस्कवर्ड वायरस है फर्स्ट टीएमवी। टीएमवी का फुल नेम है टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, ये फर्स्ट वायरस है। डिस्कवर्ड बाय WM स्टैनले। डिस्कवर्ड बाय WM स्टैनले। डिस्कवर्ड बाय WM स्टैनले। वायरस का कोई नेम नहीं होता है, जिस ऑर्गन को जो डिसीज ये कॉज करता है उसी के बेसिस पे इसका नेम रख दिया जाता है। वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की, विरियन से बर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है पॉइजनस। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड बाय टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ैक वायरस। ये टोबैको की लीफ पर मोज़ैक डिसीज कॉज करता है, इसलिए इसको टीएमवी बोलते हैं, क्योंकि वायरस का कोई नेम नहीं है, डिसीज के नेम से इसका नेम दे देते हैं। इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले WM स्टैनले ने। और कैसे डिस्कवर किया था? बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? परी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम। आप इतनी तैयार हो जाएगी ना बात? हाँ, देखिए तैयार हो जाएगी, अभी सुनेंगे जाते हैं। हो गया बेटा? हाँ मैम, एक मिनट।
हो गया मैम। ये तो हो गया वायरस का। अब यहाँ पे देखेंगे कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, बस समझिए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो वायरस है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, सो फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as nucleoprotein particle. Nucleoprotein particle, बस समझिए, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। जब देखो वायरस जेनेटिक मटेरियल है, वायरस जेनेटिक मटेरियल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, और सो फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। वायरस क्या है? अगर कोई पूछेगा कि न्यूक्लिक एसिड कितने, तो हम लोग बताएंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, यानी इन एनिमल्स और यूकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये वायरस तो कनेक्टिंग इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, क्योंकि बॉडी के बाहर ये जैसे ही जाता है ये नॉन लिविंग हो जाता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो इतना रेप्लिकेट करता है कि अपने डीएनए को, अपने आरएनए को इतना इंक्रीज कर लेता है, और जो हमारा होस्ट का डीएनए होगा उसको सप्रेस कर देगा। तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं। और it is also known as connecting link between, it is also known as connecting link between, connecting link between, link between living and non-living, living and non-living। बात समझिए, वायरस it is known as, it is also known as connecting link between living and non-living। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ मैम। समझ गया ना? आप जरा देखो, एक वर्ड आया वायरस के लिए, बेटा एक एक बात इसका याद रखना, वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विरियोर्स प्रियॉन्स आते हैं। विरियोर्स प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस है ये आता है, और वायरस क्या होता है ये आता है, वायरस डिस्कवर्ड किसने किया है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, वायरस का नेम दिया गया है कि नहीं, क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि मेम्ब्रेनस है, आरएनए प्रोटीन से मिला हुआ है, इसका कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, बॉडी के बाहर लिविंग है, बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर लिविंग हो जाता है, इतना लिविंग हो जाता है कि हमारे डीएनए को सप्रेस करके अपना आरएनए डिवाइड करने लगता है, इसलिए इसका नेमिंग नहीं की गई है। इसके लिए एक वर्ड आया था, जैसे हम लोग कहते हैं ना वो फिनाइल है, चूहामार दवा है, नेफ्थलीन बॉल्स है, उसके लिए इसके लिए भी एक वर्ड आया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि पॉइजनस है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये हाइपोथेसिस आई, इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किसने किया? प्रपोज्ड बाय बेजरिंके। प्रपोज्ड बाय बेजरिंके, बेजरिंके ने इसको प्रपोज किया, बेजरिंके ने इसको प्रपोज किया था। बस समझ गए? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये बेटा जैसे ओमनी सेलुला ई सेलुली, हम लोगों ने सेल में पढ़ा था ना, ओमनी सेलुला ई सेलुली हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय आर विर्चू। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों में अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, वन वर्ड या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आने लगे हैं, तो उसमें ये सब स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग आगे फिल करना होगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल आगे फिल करना होगा, ये टिक लगाना होगा। वायरस आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, ये सारा दिया होगा तो वायरस है। ठीक है, वायरस में कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम प्रपोज्ड बाय बेजरिंग, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम प्रपोज्ड बाय बेजरिंग। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ मैम। उसके बाद वायरस डिस्कवर्ड बाय स्टडी ऑफ वायरस कौन है? वायरस के टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस कौन कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ वायरस में बेटा हम देखेंगे, एक तो हो गया हमारा प्लांट वायरस, प्लांट वायरस जिसमें आ गया हमारा टीएमवी, टीएमवी, और दूसरा हो गया पीएसटीवी, 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 टीएमवी और पीएसटीवी। पीएसटीवी क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। और दूसरा क्या है? एनिमल वायरस। दूसरा क्या है? एनिमल वायरस। एनिमल में तो चाहे जितने भी लिख लो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रूबियोला, रेबीज, जितने भी वायरस आ गए तो हम लिख लेंगे मम्स, मम्स लिख लेंगे, पोलियो लिख लेंगे, ठीक, पोलियो वायरस लिख लेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस। तो बेटा बैक्टीरियल वायरस में केवल एक ही वायरस आता है और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बस समझ गए? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो वायरस के टाइप कौन कौन से हैं? प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल वायरस, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल वायरस। तो प्लांट वायरस का नाम क्या है? प्लांट वायरस का नाम है हम लोगों का टीएमवी एंड पीएसटीवी। वो पी बना हुआ है बेटा, ये जो टीएमवी के जस्ट बगल में पी बना हुआ है ये। एनिमल वायरस में मम्स, पोलियो, और जो हम लोगों का बैक्टीरियल वायरस है उसमें बैक्टीरियोफेज आ जाएगा। बात इतनी क्लियर हो रही है? हाँ मैम। एक वर्ड याद है, लिखिए बेटा। देख रहे हो, एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया हम लोग का, सेल कंप्लीट हो गया है, और लिविंग बर्ड कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन भी होता जा रहा है, मॉर्फो भी कंप्लीट होता जा रहा है, और आपका टॉपिक भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, प्रिपरेशन भी चल रही है। हाँ मैम। मैम वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो एनसीईआरटी की करूं? कैसे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? मैम दोनों, पूरा जैसे पेपर आता है उसका। पहले तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है? हाँ। जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसमें एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन लगा दो। दूसरी बात क्या करोगे
कि जो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन चाहिए होगा तो वो हम तुम्हें दे देंगे, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे चाहिए तो हम पेपर बनाते ही हैं अपने, तो वो हम तुमको फॉरवर्ड कर देंगे। तो वो पेपर मतलब क्या मार्जिन रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, उसमें कितना मटेरियल लिखना होगा, ये सारी चीजें आप उसमें, जैसे हमने लिखा डिफरेंस बिटवीन मिलियॉन्स एंड बियॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन बियॉन्ड, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में मतलब हम सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पहले पूरे तैयार कर लोगे, ठीक है, एनसीईआरटी के पहले पूरे तैयार कर लोगे। अगर एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें बता देना, हम असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट आपको फॉरवर्ड कर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो आप जितना हम पूछते रहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव तो हम जितना पूछते रहते हैं उतना ही तैयार कर लो, तो आपका ऑप्शनल पेपर निकल जाएगा, क्योंकि हमको स्कूल का ये पता है कि कैसे स्कूल में क्वेश्चन कितने डेप्थ में पूछे जा सकते हैं, ये हमको पता है। जैसे हम डेली पूछते ना, किंगडम क्या है, टेक्सॉन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किसका बोटेनिकल नेम है, किसका जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम बताओ, फादर ऑफ कौन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जो हम पूछते हैं। लिविंग वर्ड से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन हम पर डे पूछ सकते हैं, और अगर 20 से 25 क्वेश्चन पर डे तैयार कर लिया आपने तो आपको उससे ज्यादा स्कूल के लिए एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, बस समझ रहे, एकेडमिक के लिए एफर्ट नहीं देना है। और अगर आप एक बार नीट का पेपर भी उठाकर देखोगे ना, तो उसमें भी आप लिविंग वर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हमने इतना पढ़ा दिया है कि आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है मैम। हो गया बेटा, हाँ मैम। रब कर दें। हाँ मैम। अच्छा अब देखना, हम लोग टीएमबी का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कि टीएमबी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन है, हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन है ये याद रखना है, एनिमल वायरस का नाम क्या है वो याद रखना है, प्लांट वायरस का नाम क्या है वो याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ मैम। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी पे। स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी, एक्चुअल में इन्होंने वायरस को कैसे डिस्कवर किया, वायरस का कोई शेप नहीं था, वायरस को डिस्कवर कैसे किया कि जो टोबैको की लीफ थी उसमें स्पॉट टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा था, उस जैसे टोबैको की लीफ ड्राई अप हो गई, उसको ऐसे ऐसे करके मैश कर दिया और उसका क्रिस्टलाइजेशन करने लगे, यानी जो क्रिस्टल्स थे वो वाटर में, जो लीफ के पार्टिकल्स थे वो हट गए, और जो जो वाटर निकला था उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना स्टार्ट किया, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर निकले जिसका नाम इन्होंने टीएमबी दिया, क्योंकि नाम तो कुछ था नहीं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, बॉडी से बाहर था तो नॉन लिविंग था, अंदर गया तो रेप्लिकेशन स्टार्ट किया, लेकिन डिसीज कर रहा था मुझे, किस पे कर रहा था, टोबैको पे, तो टीएमबी नाम रख दिया, ठीक है। अब जैसे एचआईवी नाम रखा गया, एड्स के वायरस का नाम एचआईवी रखा गया, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वो इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है ह्यूमन की, इसलिए इसका नाम एचआईवी रख दिया गया, बस समझ गए। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि जो टीएमबी है उसमें 2130 सब यूनिट्स पाई जाती है, सब यूनिट्स पाई जाती है, इन सब यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर, इन सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर। और जो सब यूनिट की कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ सब यूनिट जो होती है, कवरिंग ऑफ सब यूनिट जो होती है, दैट इज कैप्सिड, दैट इज कैप्सिड। अब बेटा हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जेनेटिक मटेरियल जो होता है दैट इज आरएनए, जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, ठीक। अब हम स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करेंगे, लुक लाइक अ ग्राफ्स, जैसे हम लोग कार में आगे ग्राफ्स टांग लेते हैं आर्टिफिशियल बंच के फॉर्म में, आर्टिफिशियल जैसे बंच बनाते हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल टाइप का बंच रहेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका। इसमें हम लोग को 2130 बनाना, उतनी तो हम बना नहीं पाएंगे, पूरी कॉपी फिल हो जाएगी, तो हम लोग एक लिमिटेड क्वांटिटी में बना लेंगे जो न्यूमरस हो, काउंटेबल ना हो, ठीक। और इसके ऊपर ऐसे ही आरएनए लगा हुआ है, ये आरएनए जो है वही इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये जो कवरिंग है
दैट इज कैप्सिड, ये जो सब यूनिट है दैट इज नोन एज कैप्सोमियर। जो डिसीज कॉज करेगा दैट इज आरएनए, जो डिसीज कॉज करेगा वो होगा हमारा आरएनए। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई है? हाँ मैम, ड्रॉ हाँ करो मैम, बेटा। क्लियर हो गई। 2130 सब यूनिट्स है। हाँ 2130 सब यूनिट्स हैं, 2130 सब यूनिट्स हैं, और सब यूनिट्स का नेम कैप्सोमियर है, और जो सब यूनिट है वो कैप्सिड है, उनकी जो आउटर कवरिंग है, और जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। डिसीज बेटा टीएमबी है, डिसीज वायरस टीएमबी है, डिसीज मोज़ैक है, होस्ट टोबैको है, और डिस्कवरर कौन है? डब्ल्यूएम स्टैनले। बस ऐसे ही टू द पॉइंट लर्न करते रहो, कभी भी रटना पड़ेगा ही नहीं। जो लोग बायो को बोरिंग समझते हैं, कभी रटना नहीं पड़ेगा। ये हमने बना दिया, वायरस कौन सा है? प्लांट। डिसीज कौन सी है? मोज़ैक। किसमें हो रही है? टोबैको में। डिस्कवर किसने किया? डब्ल्यूएम स्टैनले। बना किस